Assalamualaikum. Get ready for today's lecture. My name is Shanze Bhatt and welcome to my channel Shanze Bhatt. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डियर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। डेट इज़ द आर्थ्रोपोडा ब्लूप्रिंट ऑफ द सक्सेस। ठीक है, मिलर एंड हार्ले का ये चैप्टर नंबर 14 है। तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 8 या आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसके अंदर आने वाली स्पीशीज़ जो है ना वो कुछ डिस्क्राइब्ड है, कुछ अनडिस्क्राइब्ड है। और ये इसके अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने देखने वाले हैं कि इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ दूसरे फाइलम के साथ क्या है, और ये वो फाइलम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि सबसे पहले वाले जितने में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती है, और सेकंड नंबर वाला जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्लास के अंदर बता चुकी हुई हूँ। ठीक है, तो हम लोग, मैं दोबारा ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट है इस फाइलम के अंदर, कितनी डिस्क्राइब्ड हैं और कितनी अनडिस्क्राइब्ड हैं, प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका रिलेशनशिप टू द अदर एनिमल्स, सब कुछ हम लोग इस फाइलम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लस अगर हम लोग इसको देखेंगे कितने ऑर्गेनिजम्स जो है डिस्क्राइब्ड हैं, कितनी स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड हैं, तो हम बात करते हैं इसके अंदर 1 मिलियन जो स्पीशीज़ है ना आर्थ्रोपोडा की, वो डिस्क्राइब्ड है। मतलब वो डिस्क्राइब कर दी मेजोलॉजिस्ट ने, उनके नेमिंग, क्लासिफिकेशन सब कुछ डिस्क्राइब्ड है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि जो अनडिस्क्राइब्ड है, अनडिस्क्राइब कितनी है, 32 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक जो एस्टिमेट लगाया हुआ उन्होंने, वो क्या है, अभी तक अनडिस्क्राइब, अभी तक डिस्क्राइब ही नहीं किया, उनकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ये जो एवोल्यूशनरी परसेप्टिव है ना बेटे, इस एवोल्यूशनरी परसेप्टिव को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब स्पीशीज और अनडिस्क्राइब स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो वो क्या बात करता है, वो कहता है दे शो मेटामरिज्म। तो आपने जो चैप्टर नंबर मैंने आपको पढ़ाया था 7 वाला, उसमें मैंने क्या चीज़ बताई थी आपको, ये बताई मुझे। मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किया था, डेट इज़ द टेगमेटाइजेशन एंड मेटामरिज्म। जिसमें मैंने बात की थी कि इसकी बॉडी क्या होती है, उसकी बॉडी क्या होती थी, सेगमेंटेड थी। किसकी बॉडी सेगमेंटेड थी, एनालिडा की बॉडी क्या थी, सेगमेंटेड थी। अब वो किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है इसके अंदर भी क्या शो करता है, वो मेटामरिज्म और टेगमेटाइजेशन शो करता है। तो हमने इन दो कंसेप्ट को आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, लेकिन दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेगमेंटेड पूरी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, दे शो द मेटामरिज्म। लेकिन हर बॉडी पार्ट के सेगमेंट को हम क्या बोल रहे थे, डेट इज द मेटामर। इसको क्या बोल रहे थे, मेटामर। एक सेगमेंट को मेटामर बोल रहे थे। अगर हम उस मेटामर को स्टडी करें या उसको अंदर से इनाटमी देखें, उसकी इंटरनल, तो उसके अंदर स्पेसिफाइड फंक्शन मौजूद होते हैं, जिसके अंदर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो स्पेसिफाइड फंक्शन हर एक मेटामर के सेगमेंट के अंदर मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज कॉल्ड द टैगमर। ये उसका क्या है, टैगमर। और हर एक के अंदर मौजूद हो गए, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द टैगमेटाइजेशन। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, ये वाला कि दे शो द मेटामरिज्म एंड मेटामरिज्म इज मोडिफाइड बाय द स्पेसिफाइजेशन ऑफ द बॉडी रीजन फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे थे, टैगमेटाइजेशन। स्पेसिफिक फंक्शन इज बेसिकली इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन हम इसका ना सेकंड देखेंगे। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेट वो बात करता है दे हैव द काइटन स्केलेटन, काइटनीसियस स्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन का डिफरेंस आपको बताया, मैंने बताया है आपको। तो आप ये भी बताओगे मुझे कि मैम पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो फिर डिस्कस कर लेंगे किसी और क्लास में, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो वो कहता है उसकी लेयर जो एक्सोस्केलेटन है, उसकी स्किन का एक्सो मीन उसके बाहर वाला स्केलेटन, एंडो मीन उसके अंदर वाला स्केलेटन, बाहर वाला स्केलेटन की जो लेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई है, काइटन का मटेरियल है, काइटन से मिलकर बनी हुई है। वो क्या कहता है, उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आती है कि नहीं आती। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि वो क्या करेगा, वो बेसिकली मॉडिफाई करेगा टू द सेंसरी एंड सेंसरी स्ट्रक्चर। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हम कह रहे हैं इसकी जो स्किन एक्सोस्केलेटन है, इसका बाहर वाला स्केलेटन है जो डेट इज मेड अप ऑफ काइटन। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटन का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब उस काइटन को कह रहा है उसका क्या फंक्शन है, उसने सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसने प्रोटेक्शन देनी है, और सपोर्ट देनी है। प्लस उसने एक और चीज़ बात की, दैट इज अ सेंसरी। क्या करेगा, वो सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। देखें फॉर एग्जांपल, अब कोई भी, ये एक बॉडी है ना, किसी भी आर्थ्रोपोडा की बॉडी है, कोई भी प्रे आ रहा है, ठीक है, उसका शिकार करने के लिए कोई भी आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने, कुदरत ने
कोई ना कोई मैकेनिज्म तो क्रिएट किया होता है ना बॉडी के अंदर। आपके अंदर भी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो सेंस करते हैं फौरी तौर पर कि ये चीज़ आपके लिए क्या है, डेंजर है, आपको खतरा देगी वो चीज़, तो आपको फौरी तौर पर एक्टिवेशन हो जाती है। आप उसके लिए क्या करते हो, अपने इर्द गिर्द, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो अब आर्थ्रोपोडा की बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन मौजूद है, वो उसको सेंस करेंगे, देन मोटर न्यूरॉन उसको फंक्शन परफॉर्म करेगा, देन वो क्या करेगा, वो जो भी उसका शिकार करने आएगा उससे वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, ठीक है। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये मैकेनिज्म उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा वो बात करता है दे हैव द पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसके पास क्या है। अब हम लोग इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, डेट इज दे हैव द पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस को अगर हम अनदर वर्ड यूज़ करें तो डेट इज इसको हम लोग लेग्स भी कह सकते हैं कि इसके पास क्या होगा, इसके जो लेग्स हैं इसकी बेसिकली वो पेयर्ड भी होंगी और जॉइंटेड भी होंगी। जैसे अगर सेगमेंट की बात कर रहे थे ना, इसकी बात कर रहे थे, तो मतलब इसकी अपेंडेजेस अगर टांगे हैं तो या पेयर्ड की फॉर्म है या किसी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, समझ आती है कि नहीं आती। नेक्स्ट इज इसका प्रोसेस है एक डायसिस और मोल्डिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ। अब देखो, जब हमने बात की किसकी बात की कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है ना, एक्सोस्केलेटन इज बाहर वाला उसका जो स्केलेटन है बाहर वाली। नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो एक डायसिस और मोल्डिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ। देखें, जैसे हमने प्रीवियस बात की कि इसकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद था, एक्सोस्केलेटन मौजूद था, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन का बना हुआ है वो एक्सोस्केलेटन। तो हमने अब नेक्स्ट बात ये करनी है कि देखो, जैसे ही वो उसके अंदर एनिमल भी तो मौजूद है ना जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है कि उसका स्केलेटन बाहर वाला स्केलेटन क्या है, हार्ड है, तो वो क्या करेगा, एक डायसिस का प्रोसेस करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, शेड ऑफ करेगा। शेड ऑफ करने का मतलब क्या है कि शेड ऑफ करने से ये होगा कि वो अपनी ग्रोथ करवाएगा, अपना इंटरनल जो एनिमल है, उसका इनर वाला एनिमल है, उसको ग्रो करवाएगा और शेडिंग करता जाएगा अपने एक्सोस्केलेटन की। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाएगा, वब उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो इतना हार्ड हो जाएगा कि वो शेल्डिंग का या मोल्डिंग का प्रोसेस उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, समझ आती है इतनी चीज़। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे हैव द वेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली, जैसे आप एनिमल देखते हो, ये बेसिक कंसेप्ट है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ते आया, तो हम कहते हैं कि एनिमल के अंदर जो उसका फ्रंट वाला हेड वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, दे हैव द इंटीरियर, ये इसका इंटीरियर रीजन है। और जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम एनएस वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, दे हैव द पोस्टीरियर पार्ट। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ठीक है। अब वेंट्रल और डॉर्सल की बात हुई। वेंट्रल किसी भी एनिमल का जो डाउन टू लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दे हैव द वेंट्रल पार्ट। लोअर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे बेटे, आप वेंट्रल पार्ट बोलोगे। लेकिन जब आप किसी भी बॉडी का ऊपर वाले पार्ट को देखोगे उसको क्या बोलोगे, दे हैव द डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो ये वेंट्रल और डॉर्सल की बात है। अब उन्होंने बोला है कि दे हैव द वेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि इसकी जो बॉडी का लोअर वाला पार्ट है जो अर्थ के साथ वाला कनेक्टेड है, अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ वाला है, उसके अंदर एक नर्व कार्ड मौजूद होगी जो अलॉन्ग द बॉडी मूव करती है। और उस नर्व कार्ड के अंदर क्या मौजूद होगा, उसका नर्वस सिस्टम मौजूद होगा। यानी कि नर्व कार्ड का काम क्या है कि नर्वस सिस्टम को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सिलोम। इसके अंदर किस सिलोम की बात करते हैं, वो सिलोम क्या होता है, रिड्यूस होता है कैविटी। मतलब सिलोम इज बेसिकली जिसके अंदर बॉडी कैविटी क्या होगी, वो रिड्यूस्ड होगी। हम तीन चीज़ें पढ़ते आए हैं, डेट इज अ सिलोम, एसिलोमेट एंड सीटोसिलोमेट। ये आपको पता है, नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि सिलोम, इसकी बॉडी कैविटी रिड्यूस है, मतलब रिड्यूस है तो रिड्यूस है, तो इसके बाद सिर्फ गुनेड्स और समटाइम्स स्क्यूटी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। रिड्यूस फॉर्म में है ना, स्पेस कम है, स्पेस कम है तो थोड़े बहुत ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। उनको स्पेसिफिकली जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनको गुनेड्स या स्क्यूटी ऑर्गन कहता है। इसके अलावा ये कहता है दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटे आपको पता है, ओपन सर्कुलेटरी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर जो बॉडी है ना, ब्लड है, वो डायरेक्ट टिश्यू के अंदर चला जाएगा, टिश्यू से नीचे निकल कर उसके टिश्यू के स्पेसिस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर डक सिस्टम मौजूद नहीं है, वो डक के अंदर नहीं जाएगा, जैसे हम क्लोज में कहते हैं। तो वो ब्लड डायरेक्ट बात नहीं करता टिश्यू स्पेसिस को, वो क्या करता है, वो डक के थ्रू जाता है। उसकी प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद होता है, प्रॉपर वेसल का सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड रिलीज करता है डायरेक्टली कहाँ पे, टिश्यू स्पेसिस के साथ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीमोसिल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये ड्राइव करता है ब्लास्टोकॉइल के साथ। ब्लास्टोकॉइल इज बेसिकली उसकी कैविटी का नेम है, आउटर कैविटी का नेम है, ठीक है। अब देखिए दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटे आपको पहले ही पता है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, उसके माउथ पार्ट भी मौजूद होता है और एनएस पार्ट भी मौजूद होता है। मतलब एक जगह से वो लेता है फूड को, इनटेक करता है, और दूसरी जगह से वो फूड को निकालता है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको पता है कि वहाँ से ही वो फूड लेगा और वहाँ से ही निकालेगा। ये मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। आगे मेटामॉर्फिज्म की बात करने वाले हैं हम। अब हम मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैडम सब कुछ तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटे पढ़ चुके हैं, वाकई हम पढ़ चुके हैं, हमारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। जो मैं जिनको 8 चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझ आ रही, कमेंट में बताएं, ठीक है। उनका फिर एक अलग टॉपिक, वो जो टॉपिक बोलेंगे वो एक्सप्लेन किया जाएगा। मेटामॉर्फिज्म में हमने यही पढ़ा था कि जो अडल्ट है, अडल्ट नहीं बेटे, जो लार्वा स्टेजेस हैं वो अपनी डिफरेंट शेप चेंज करती हैं अडल्ट में जाने से पहले। तो डिफरेंट शेप्स
चेंज होना लार्वा की, उसको हम क्या कहते थे, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, समटाइम उसका लार्वा जो होता है वो डिफरेंट शेप चेंज करता है अडल्ट में जाने से पहले, उसको क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। वो कहते हैं इसमें प्रेजेंट होता है, समटाइम अंदर का कंपटीशन को भी रिड्यूस कर देगा। तो ये दैट इज द फंक्शन ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज द क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप में। मतलब हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था ना, डेट इज द एनालिडा, एनालिडा को पढ़ चुके हो। और एनालिडा में आपने क्या देखा था, सेगमेंटेड बॉडी है, सिलोमिक है, शिजोसिलोमिक पढ़ा, एंटीरोसिलोमिक पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ चुके हो आप लोग। नहीं पढ़ा जो कमेंट में बताओ, दोबारा इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, फाइलम एनालिडा को दोबारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, आर्थ्रोपोडा और वो एनालिडा कहता है दे आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर प्रोटोस्टोम की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगी। प्रोटोस्टोम क्या बोला था कि जैसे ही दोनों चीज़ें हैं, मतलब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज करने के बाद उसके बाद ब्लास्ट, अच्छा जो न्यू है उनके लिए दोबारा अगेन मैं इस चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। दिस इज द एग एंड दिस इज द स्पर्म, ये एग है, ये स्पर्म है, दे गॉट आउट द फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद दे फॉर्म द, सबसे पहले क्या बनता है बेटे, अगर आपने पढ़ा हुआ है फॉर्म से मडूला क्या बनता है, मडूला बनने के बाद क्या बनता है, मडूला बनने के बाद ब्लास्टूला बनता है, जब वो क्लीवेज करता है, ये भी पता है आपको। क्लीवेज करने के बाद क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक पोर बनेगा ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से अगर सबसे पहले माउथ बन रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोस्टोम, और अगर क्या बन रहा है, एनएस बन रहा है, उसको ड्यूटेरोस्टोम बोल रहे थे। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वो क्या कहता है, दे बोस्ट होता है शिजोकोलस क्लोम फॉर्मेशन। शिजोकोलस में क्या बात की थी आपने कि इसकी मेसोडर्म के अंदर ये भी एक कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर 3 लेयर्स हैं, बॉडी की 3 लेयर हैं, और अगर मेसोडर्म के अंदर क्या वो स्प्लिटिंग स्टार्ट कर दे अपनी, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज द शिजोकोइलस। और इंटेरोकोइलस में क्या कहा था कि उसकी गट के अंदर, जो गट वाली कैविटी है उसके अंदर अगर स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी, उसको क्या बोल रहे थे, इंटेरोकोइलस। तो ये आपको आता है। माउथ वाला भी समझ आ गया, ब्लास्टोपोर निकलेगा माउथ से, जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, दे आर द प्रोटोस्टोम। उसके बाद क्या है, दे हैव द पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड और प्रेजेंट, देखा आपने कि उसके अंदर यहाँ पे भी पेयर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, और उसके अंदर भी ये सेम चीज़ है। दे बोथ शो द मेटामोरिज्म, दोनों के अंदर हो रही है ना। आपने फाइलम एनालिडा के अंदर भी मेटामोरिज्म का प्रोसेस पढ़ा और इसके अंदर भी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, दे हैव द कॉमन इंसेस्टर। इन दोनों के क्या होंगे, कॉमन इंसेस्टर है कि यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था कि दिस इज द बेसिकली कि इसका जो कॉमन इंसेस्टर है उन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो उसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि दे शो द रिलेशनशिप इनका हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, हम जो जोलॉजिस्ट है ना वो डिसएग्री करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ये बस आपकी assumptions है, ये आपके हाइपोथेसिस है, आपका आइडिया है कि जो जोलॉजी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना उनको ये पता है, ये चीज़ पता ही है कि एक साइंटिस्ट ये देगा, दूसरा साइंटिस्ट कहेगा नहीं तो आप गलत हो, तीसरा ये कहेगा नहीं आप गलत हो। तो ये इस दौड़ में लगे रहते हैं जोलॉजिस्ट के, आप मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, तो ये इनका चलता रहता है। आगे चले, आगे ये कहता है इसके 3 सब फाइलम है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इनके 3 सब फाइलम है, ठीक है। दैट इज द हेलिसेरेटा, दैट इज द क्रस्टेशिया, दैट इज द यूनिरामिया। ये तीनों इनकी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, बट 4 भी तो है ना, दैट इज द ट्रेलियोबैरोमॉर्फा, बीटोमार्फा। या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मसला है, वो आशा से जब आप मेरे लेक्चर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो आप खुद भी अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करें, ठीक है। अब ये कहता है इसकी सब स्पीशीज क्या है, एक्सटेंट हो चुकी हैं, इसके सब स्पीशीज क्या है, एक्सटेंट हो चुके हैं। इसका मतलब है ये तीनों फाइलम, इसके 3 ही सब फाइलम है, जस्ट बिकॉज इनकी स्पीशीज प्रेजेंट है, डिस्क्राइब्ड है, और ये क्या अनडिस्क्राइब है, एक्सटेंट हो चुके हैं। तो मतलब इसको हम नहीं स्टडी करने वाले, अब इसको ही देखने वाले हैं। हेलिसिरेटा को देखने वाले हैं, क्रस्टेशिया को देखने वाले हैं, यूनिरामिया को देखने वाले हैं, एंड द 4th इज बीटोमॉर्फा, दैट इज एक्सटेंट, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम मेटामोरिज्म एंड टेगमेंटोसिस को देखेंगे, जो पढ़ चुके हो आप, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शान से बट चैनल। अल्लाह हाफिज़।